हेलो। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। देखिए, ये है अशोक स्तंभ, आप लोग जानते होंगे इसको, अशोक ने बनवाया था। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी ये है, अशोक स्तंभ। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो ये कहाँ है? ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर इनके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो आपको पता हो, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कब किए थे? लगभग 2300 साल पहले किए थे। चाणक्य या कौटिल्य, इनका विष्णुगुप्त भी नाम है, नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो चाणक्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। देखते हैं, वंश किसे कहते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, उसका बेटा है, आता है बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र अशोक। चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। उनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख थे। तक्षशिला के उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद इस प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो देखिए, ये मैप है, इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है इसमें मैप में। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? देखिए, शिलालेख कहाँ से मिले गए? जहां से लाल बिंदु दर्शाए गए। देखिए अफगानिस्तान में आप लोग देख सकते हैं। अफगानिस्तान में कौन सा हो गया? लंपक हो गया, कंधार हो गया। पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, तो ये स्थान हो गए। आगे देखते हैं। और देखिए, कलसी, टिपरा, मेरठ, बहापुर दिल्ली के पास, और लुम्बिनी है, रामपुरवा है, लौरिया है, अर्राज, पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। और कौन कौन से? सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गुज्जर, रूपनाथ, सांची। और देखते हैं साउथ में, पनगुरिया, गिरनार, गुजरात में धौली, जौगढ़, सन्नाती, सोपारा, और कहाँ है? मस्की,
येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी। तो ये थे आपके जहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मैप आप लोग देख लिए होंगे। देखिए राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों के को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए जो कर होता था उसको इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजाओं के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था। राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे बड़े प्रांत थे, पर इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल गवर्नर जिसको बोलते हैं राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना किसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों द्वारा दिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। नजराना एक टाइप से आप समझ सकते जैसे किंडर मांगने आते हैं, स्वेच्छा से लोग बच्चों के जन्म होने पर देते हैं, अपनी खुशी देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनान राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का अंश दे रहे हैं। उसने क्या विवरण लिखा था उसका एक अंश है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे सुरक्षा की दृष्टि से। और पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, जिसको आप वर्तमान समय पटना बोलते हैं बिहार में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है।
यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चलिए आगे देखते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को लकड़ी, हाथी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में देखते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अशोक मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। कई सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो कलिंग युद्ध में क्या आपको पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं पता है तो देख लीजिए। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात लिखी, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। चलिए, धम्म का संस्कृत शब्द में अर्थ मतलब धर्म होता है। देखिए, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, इसको ध्यान रखिएगा। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म का प्राकृत रूप है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? उड़ीसा। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था, उसके पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, एक चित्र है एक पशु का, तो इसमें देख लेते हैं। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार की, कहां पर? बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। ये कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया। उस समय की मूर्तिकला के ये नमूना है। सोचिए उस समय मूर्तिकला कितनी अच्छी थी। देखिए, चलिए, अशोक का धम्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को कुछ निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। तो किसके उद्देश्य? अशोक पर बुद्ध का प्रभाव था। इन्होंने लास्ट में शायद उस बुद्ध धर्म को अपनाया था। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में
वह पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। किस नाम की? धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने कई संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरों की रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनको आदर करना चाहिए। देखिए एक आगे देखते हैं क्या लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या लिखा है? उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। देखिए आगे इसमें देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पहले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। देखिए लिपि लिखी है। ब्राह्मी लिपि में आ को ऐसे लिखते थे। ब्राह्मी लिपि में आ को ऐसे लिखते थे, देवनागरी में ऐसे लिखते थे, बांग्ला में आ को ऐसे लिखते थे, और मलयालम में देख सकते हैं आप लोग, और तमिल में। तो अलग अलग लिपियां हैं ये। आगे देखते हैं अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। तो किसका निर्माण शुरू हुआ था? चीन की दीवार का। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। तो चीन की दीवार कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। किससे बनी? पत्थर। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम पर आना पड़ा। हर 100 व 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बुर्ज बने हुए हैं। हर 100 व 200 मीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं चीन की दीवार ऐसे बनी हुई है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? इसको चलिए आगे देखिए। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें।
देखिए आगे की बात, इसमें इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन, इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। किसका? हिंद यमन राजा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। तो मतलब शकों किसने हराया था? गुप्त ने, गुप्त साम्राज्य के शासकों ने। शकों के बाद कुषाण, शक के बाद कौन आते हैं? कुषाण, लगभग 2000 वर्ष पहले इनका शासन स्थापित हुआ। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए हिंद यमन सिक्का इस प्रकार था, आप लोग देख सकते हैं, गोल था और इसमें एक मनुष्य का चित्र बना हुआ है। हिंद यमन सिक्का, एक कुषाण सिक्का आप लोग देख सकते हैं, और शक सिक्का और सातवाहन सिक्का। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन चला, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन रहा। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। कौन से वंश का? वाकाटक वंश का। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्य का शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इनके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपियों अथवा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ ऐसे अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए सिक्कों का विकास, उद्योग व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुल गए। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान रखना। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।